In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, the first topic that we are going to take up in this video is आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ। विलयनों के कुछ गुण उपस्थित आयनों के मध्य अंतर आयनी आकर्षण बलों पर निर्भर करते हैं। यदि इन गुणों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का अध्ययन करना है तो विलयन में इन अंतर आयनी आकर्षण बलों को समान रखना आवश्यक है। इन आकर्षण बलों को मापने के लिए लुईस ने और रैंडल ने एक नई पद आयनिक सामर्थ्य की धारणा प्रचलित की है। विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का माप विलयन की आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह उन सभी पदों के योग का आधा होता है जो विलयन में उपस्थित प्रत्येक आयन की सांद्रता तथा संयोजकता के वर्ग के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। म्यू इज इक्वल टू 1/2 within the square brackets C1Z1 square plus C2Z2 square plus C3Z3 square plus so on square bracket closed। यदि C1 C2 C3 आदि विभिन्न आयनों की सांद्रताएं तथा Z1 Z2 Z3 आदि उनकी संगत संयोजकताएं हैं, यदि सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाता है तो इक्वेशन का रूप हो जाता है म्यू इज इक्वल टू 1/T2। तो इक्वेशन का रूप हो जाता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 within the square brackets m1z1 square plus m2z2 square plus m3z3 square। यहाँ m1 m2 m3 आदि विभिन्न आयनों की मोलरता है। अगर हम इनका सबका समीशन करके लिखते हैं तो हमें इक्वेशन का ये रूप प्राप्त होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 समीशन ऑफ ith mi इंटू जेड आई स्क्वायर। लुईस व रैंडल के अनुसार समान आयनिक सामर्थ्य के तनु विलयनों में विद्युत अपघट्यों का माध्य सक्रियता गुणांक समान रहता है। यह लुईस रैंडल का नियम कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आयनिक सामर्थ्य विलयन का गुण है, न कि विलयन में उपस्थित किसी आयन विशेष का। एक एक संयोजी यानी यूनिवैलेंट विद्युत अपघट्यों जैसे HCl, NaCl, NaBr आदि के लिए तनु विलयनों में आयनिक सामर्थ्य का मान उनकी सांद्रताओं के समान ही होता है। इन विद्युत अपघट्यों के म्यू का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर। विलयन में दो प्रकार के आयन धनायन एवं ऋणायन उपस्थित हैं जिन पर आवेश +1 तथा -1 है। यदि C सांद्रता है तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C है। ये मान समीकरण 63 में स्थापित करने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है म्यू इज इक्वल टू 1/2 विद इन द ब्रैकेट्स C +1 स्क्वायर प्लस C -1 स्क्वायर और म्यू इज इक्वल टू 1/2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और म्यू इज इक्वल टू C। अगर हम देखें उदाहरण तो निम्नलिखित विलयनों के आयनिक सामर्थ्य की अगर हम गणना करते हैं तो जो डेटा हमें दिया गया है वो है 0.15 mKcl, 0.25 kMnO K2SO4, 0.01 m K4FeCN6, 0.01 m Al2SO4 और 0.01 m NaCl तथा 0.02 m BaCl2। अब हम करते हैं 0.15 m KCl विलयन का वियोजन इस प्रकार होता है KCl इज इक्वल टू K कैटायन प्लस Cl एनायन। यहाँ C1 इज इक्वल टू 0.15 और C2 इज इक्वल टू 0.15 है तथा Z1 है तथा Z2 भी 1 है। अतः म्यू का मान आता है 1/2 C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर यानी 1/2 विद इन द ब्रैकेट 0.15 रेज टू द पावर स्क्वायर प्लस 0.15 रेज टू द पावर स्क्वायर यानी 0.15। अतः 0.15 mKcl में म्यू का मान आ रहा है 0.15। इसी प्रकार 0.25 m K2SO4 विलयन का वियोजन निम्न प्रकार होता है K2SO4 देता है हमें 2 आयन्स ऑफ पोटेशियम एंड 1 आयन ऑफ SO4 माइनस 2 माइनस यानी 2 आयन्स ऑफ पोटेशियम प्लस एंड 1 आयन ऑफ SO4 2 माइनस। यहाँ C1 2 है, यहाँ C1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.25 तथा C2 है 0.25 और Z1 है 1 और Z2 है 2। अब चूंकि म्यू इज इक्वल टू 1/2 C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर अतः म्यू इज इक्वल टू 1/2 0.50 इंटू 1 रेज टू द पावर स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 2 रेज टू द पावर स्क्वायर बराबर आता है 0.75। यानी K2SO4 में जो म्यू का मान है वो है
0.75। इसी प्रकार हम ये सारे कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिबाय-हक्कल सीमांत नियम पर। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, माध्य सक्रियत गुणांक का मान तनु विलयन में इकाई में नहीं होता है। F प्लस माइनस में के इकाई से विलयन को डिबाय-हक्कल सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। डिबाय-हक्कल ने माध्य सक्रियता गुणांक एवं आयनिक सामर्थ्य में मात्रात्मक संबंध यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन व्युत्पन्न किया है, जिसे कि सीमांत नियम समीकरण कहते हैं यानी लिमिटिंग लॉ इक्वेशन कहते हैं। यह समीकरण निम्न प्रकार है: log f प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू। यहाँ ए एक कांस्टेंट है जो विलाय की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए ए का मान 0.509 होता है। अतः log f प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू। यहाँ जेड प्लस तथा जेड माइनस क्रमशः विद्युत अपघट्य के धनायन एवं ऋणायन पर आवेश हैं तथा म्यू विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य है। इस समीकरण को अनंत तनु विलयनों तक की सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। अतः इसके साथ सीमांत शब्द का उपयोग किया गया है। समीकरण 65 डिबाय-हक्कल का सीमांत समीकरण कहलाता है। समीकरण 65 द्वारा f प्लस माइनस के परिकलित मान विभिन्न सांद्रताओं पर प्रायोगिक रूप से प्राप्त मानों के अनुरूप प्राप्त होते हैं। डिबाय-हक्कल सीमांत समीकरण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिनकी पुष्टि हम जो टेबल है उसमें f प्लस माइनस के मानों द्वारा की कर सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष है, log f प्लस माइनस का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि f प्लस माइनस का मान 1 से कम है। किसी विद्युत अपघट्य के लिए चूंकि z प्लस तथा z माइनस स्थिरांक होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं, अतः f प्लस माइनस का मान केवल आयनिक सामर्थ्य पर ही निर्भर करता है। दो विद्युत अपघट्यों के z प्लस तथा z माइनस के मान समान हो तो समान आयनिक सामर्थ्य के विलयनों में f प्लस माइनस के मान समान होने चाहिए। यही लुईस और रेंडल का नियम है। और अगर हम अपनी टेबल देखें तो टेबल में तनु विलयनों के लिए f प्लस माइनस के मान भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यदि म्यू का मान समान रखा जाता है तो f प्लस माइनस का मान z प्लस z माइनस पर निर्भर करेगा, अर्थात f प्लस माइनस के मान का इकाई से विचलन अधिक होगा, जैसा कि हम सारणी में दिए गए मानों से ये स्पष्ट कर सकते हैं। आलेख से यानी ग्राफ जो हमने ये दिया है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि सांद्रता बढ़ने के साथ साथ विचलन भी बढ़ता जाता है, अर्थात यह नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। चित्र में ठोस प्रायोगिक मानों को प्रदर्शित करती है, जबकि टूटी रेखा अपेक्षित व्यवहार को दर्शाती है। समीकरण 65 का प्रायोगिक सत्यापन भी संभव है। समीकरण के अनुसार यदि log f प्लस माइनस को स्क्वायर रूट म्यू के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। चित्र 5.10 में इसी प्रकार का आलेख दिखाया गया है। अगर हम देखें कि विद्युत अपघट्य के लिए ढाल का मान 0.59 एक द्विसंयोजी तथा एक द्विसंयोजी के लिए 2 × 0.509 होंगे। अत्यंत तनु विलयनों में यह मान प्रायोगिक मानों के निकट पाए जाते हैं। चित्र 5.10 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे विलयन तनु होता जाता है अर्थात म्यू का मान घटता है, समीकरण 65 की वैधता बढ़ती जाती है। अब हम आते हैं स्टोक्स लॉ पर, यानी स्टोक का नियम। प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर यह देखा गया है कि जब कोई आयन विलयन में गति करता है तो उसकी गति विभिन्न विलयनों में अलग अलग होती है तथा आयनिक गतिशीलता व चालकता भी अलग अलग होती है। इसको स्टोक ने इस प्रकार समझाया कि जब आयन विलयन यानी द्रव में गति करता है तो द्रव का घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस ड्रैग उसकी गति का प्रतिरोध करता है, जिससे आयन की गति कम हो जाती है। स्टोक ने इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक गोलाकार आयन का अध्ययन द्रव में किया। उसके अनुसार माना कि आयन जिसकी त्रिज्या r है, एक द्रव जिसकी श्यानता नीटा है में गति करता है। इस आयन पर द्रव द्वारा लगने वाला घर्षण बल जो कि आयन की गति पर निर्भर करता है वो है Fr = 6 π1v। इस आयन की गति को पूर्व के अनुसार बनाए रखने के लिए आयन पर कुछ प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ता है ताकि घर्षण बल के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। माना कि प्रेरक बल F है। आयन के घर्षण बल को समाप्त करने के लिए आयन को विद्युत क्षेत्र E में गति कराई जाती है, जिससे उस पर लगा विद्युत बल कैपिटल E प्रेरक बल के बराबर अर्थात घर्षण बल के बराबर हो जाए। अतः 6 π r × v = ZIEE और v = ZIEE/6 π r आयन की गति लगाए गए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। अतः v is directly proportional to E और v = UE। यह U एक समानुपातिक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसे आयन की गतिशीलता यानी आयनिक मोबिलिटी कहते हैं।
तो U की वैल्यू आती है V अपॉन ई, सो U इक्वल टू ZI अपॉन 6 पाई नीटा ई, और U इक्वल टू ZIE अपॉन 6 पाई RN। तो हमने देखा U की वैल्यू आई है V अपॉन ई इक्वल टू ZIE 6 पाई R नीटा ई, और U की वैल्यू आती है ZIE 6 पाई RN। हम जानते हैं कि किसी आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी आयनिक चालकता यानी लैम्डा आई उस आयन की गतिशीलता यू आई के समानुपाती होती है। अतः लैम्डा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू आई, और लैम्डा आई इज इक्वल टू एफ यू आई, यहाँ पर एफ है 1 फैराडे। यदि किसी आयन का आवेश ज़ेड है तो लैम्डा आई इज इक्वल टू जेड आई एफ यू आई, और लैम्डा आई इज इक्वल टू जेड आई एफ इंटू जेड आई ई अपॉन 6 पाई आर एन आर नीटा, और लैम्डा आई इज इक्वल टू एफ ई जेड आई स्क्वायर अपॉन 6 पाई नीटा आर, और लैम्डा आई इज इक्वल टू एफ ई जेड आई स्क्वायर अपॉन 6 पाई नीटा आर। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि आयनिक चालकता या गतिशीलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है: विलयन की विस्कासिता, आयन के आकार पर। अब हम देखते हैं माध्यम की विस्कासिता। चालकता माध्यम की विस्कासिता पर निर्भर करती है। इसे सर्वप्रथम वॉल्डन्स रूल द्वारा दिया गया। इसके अनुसार व स्टॉक के नियम के अनुसार कि किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता माध्यम की विस्कासिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात लैम्डा इन्फिनिटी नीटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विस्कासिता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान कम होगा। यदि आयन का विलयीकरण नहीं हो, अर्थात सभी विलायकों में आयन का एक सा आकार हो, तो वॉल्डन नियम के अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी नीटा सबस्क्रिप्ट 0 का मान हमेशा कांस्टेंट होगा। यह माध्यम या विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। उदाहरणतः टेट्रा एल्काइल अमोनियम धनायन जो है या एल्काइल कार्बोनेट ऋणायन है आदि आयनों के लिए यह ठीक है, क्योंकि इनका विलयीकरण नहीं होता है। ऐसे आयन जिनका विलयीकरण होता है उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। स्टॉक के अनुसार आयन का आकार बढ़ने पर तुल्यांकी चालकता में या आयन की गतिशीलता में कमी आनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। क्षारीय तनु आयनों यानी लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक तथा हैलोजन परिसर के आयनों Cl से आयोडीन में छोटे आयनों की गतिशीलता व तुल्यांकी चालकता कम है तथा बड़े आयनों में अधिक। इस विसंगति को इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्टॉक सूत्र में जो आयन का अर्धव्यास है वह आयनिक जालक या क्रिस्टलीय जालक के आयन के अर्धव्यास के बराबर है, और आयनिक जालक में आयन का अर्धव्यास छोटा होता है। वास्तव में छोटे अर्धव्यास वाले आयनों का विलयन में अर्धव्यास बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि छोटे अर्धव्यास वाले आयन की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत स्टैटिक के अनुसार सतह पर विद्युत क्षेत्र F बराबर होता है F इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होता है, अर्थात जितना R का मान कम होगा उतना ही F अधिक होगा। इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण छोटा आयन बड़े आयन की तुलना में जल या विलायक के अधिक अणुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये आयन स्वतंत्र न हो रहकर जलायोजित या सॉल्वेटेड हो जाता है तथा इसका प्रभावी अर्धव्यास विलयन में बढ़ जाता है। इस कारण यह कम जलयोजित या अजलयोजित आयन की अपेक्षा धीमी गति से चलता है, जिससे इसकी गतिशीलता व तुल्यांकी चालकता के मान कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम जो छोटा आयन है उसकी जलयोजन क्षमता पोटेशियम से कहीं अधिक होती है, जबकि क्योंकि पोटेशियम आयन का जो रेडियस होता है वो उससे बड़ा होता है, अतः लिथियम की तुल्यांकी चालकता व आयनिक गतिशीलता पोटेशियम आयन से कम होती है। स्टॉक के नियम के अनुसार मल्टीपल चार्ज आयन्स की गतिशीलता एकल आवेश चार्ज युक्त आयन से अधिक होनी चाहिए, दैट इज लैम्डा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 स्क्वायर। लेकिन बहुआवेशित आयनों व एकल आवेशित आयनों की गतिशीलता में अंतर बहुत कम है। सोडियम आयन की गतिशीलता है 50.1, Mg2+ की है 55.0 और एल्यूमिनियम 3+ की है 63.0। तो हम देखते हैं कि इनमें अंतर बहुत कम है। इसका कारण बहुआवेशित आयनों की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होने से इनकी जल योजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे इनकी गतिशीलता में अधिक वृद्धि नहीं हो जा पाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।